वेलकम डेलीगेट्स। आपका 275 वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन आप बंद कर दीजिए कि डिस्टरबेंस आता है घर का, या आप लोग जो बात करते हैं किसी मोबाइल पे तो उसकी आवाज आती है। तो माइक्रोफोन प्लीज अपने बंद कर दीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। आज के अपना सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्ग जी को मैं आह्वान करूं बोलने के, अपना उद्बोधन प्रारंभ करने के लिए। पहले गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। उसके साथ साथ मेरे साथ आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। मैं उसके बाद फिर अपने अंकित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर, अपना आप स्टार्ट करें। जी सर। धन्यवाद सर। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। संजय सर, जो आईएमएस की आप प्रॉब्लम बता रहे थे वो थोड़ा सा शेयर करेंगे, किस तरीके की क्या क्या एक बार। जी, जो आईएमएस की ये प्रॉब्लम सारी सपोज है, यदि कोई आदमी के पिछले 3 या 4 महीने के रिटर्न फाइल नहीं है हाँ जी। आज की डेट में, जब वो फाइल करना चाहता है और सपोज है यदि वो मंथली है, एक जी। एग्जांपल लेता हूँ, आज की डेट में वो जनवरी का फाइल करना चाहता है, हाँ जी। तो वो ये देखना चाहता है जनवरी में मेरे कितने अपलोड हैं आईएमएस में, मैं जो आईएमएस में जी। एक्सेप्ट करूँ। तो नॉर्मली जी। जी। क्या जी। होता है कि यदि वो जब भी सेलेक्ट करता है पीरियड अपने जनवरी का और आईएमएस बोर्ड हाँ पर जी। जाता है, तो जी। उसमें अप टू डेट तक के सब रिफ्लेक्ट होते हैं। हाँ जी। सारे बिल आते हैं उसमें। सब रिफ्लेक्ट होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए हाँ मेरे जी हिसाब से, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि हम पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे में नवंबर में कौन कौन से हुए। सर, उसमें आगे जो मंथ का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ होता है किस किस मंथ डेट के ऑफ कितने हैं। नहीं, डेट ऑफ अपलोड नहीं आता ना। एक सेकंड सर, क्योंकि मेरे पास इस तरह की एक प्रॉब्लम आई थी, तब मैंने उसमें उस मंथ के सिलेक्ट करके एक्सेप्ट किए थे। बिल्कुल बात सही है, हमारा ये कहना है सपोज है यदि जैसे मंथ के जनवरी के मंथ। रिटर्न फाइल कर हाँ, रहे हैं, हाँ। तो हमने जनवरी के पहले सिलेक्ट किए, तो वो वहाँ का फिर टू बी जनरेट की वहां से, तब वो टू बी में जनरेट हुई, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ के फिर बाद में सिलेक्ट किए अब धीरे धीरे हर महीने आईएमएस का में। अलग अलग। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे क्वार्टरली क्योंकि वाले में क्वार्टरली। अगर हम उस जी 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 अगर हम उसे एक साथ करेंगे तो वो पूरी टू बी नहीं जनरेट कर रहा है, नहीं फिर वो जनरेट, एरर करता है। जबकि रेस्पेक्टिव पीरियड के लिए कर लेना चाहिए था ना उसको। हाँ जी। ये या तो प्रॉब्लम। फिर उसमें कोई ऑप्शन होना चाहिए था कि आप इस मंथ के उस क्वार्टर तक के तब तक आ जाएं, और आगे के फिर रिफ्लेक्ट ना हो। बिल्कुल। उसके लिए सर्चिंग का ऑप्शन अलग से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसमें आज सर्चिंग की का डेट, ऑप्शन जैसे नहीं आप है। आज की डेट में भी आप सर्च करके देखोगे तो मार्च के साथ साथ आपको अप्रैल के भी दिखाई देंगे। हाँ जी। वो सारे दिखाता है, उसमें फिर हमें डिसलेक्ट करने पड़ते हैं उन जी, तो बिलों को ये जो कमी अप्रैल है के ना। बिल हैं। ये हाँ कमी है जी। ना उनके मैनेज आईएमएस में। हमें यही लिख के जाना वो चाहिए कि ये कमी एक्सेप्ट है, दिखना ही नहीं चाहिए। जी। नहीं, दिख भी जाए तो उसको फिर जैसे सर्च का ऑप्शन डालते हैं उसमें, तो उस पीरियड का आ जाना चाहिए, बाकी उस पीरियड के नेक्स्ट आ जाए। हाँ, हट जैसे जाने हम चाहिए। किसी भी पीरियड के लिए मार्च तक के बिल हमें एक्सेप्ट होने हैं, तो वो मार्च मार्क्स तक का नहीं आने पीरियड चाहिए। जैसे हम सेलेक्ट करें, तो उस पीरियड जो हमने सेलेक्ट किया है उस पीरियड तक के रिफ्लेक्ट हो जाए, बाकी ना बाकी रिफ्लेक्ट हो। नहीं होने चाहिए। बाकी वो नेक्स्ट उसमें सही में। चले जाए पीरियड में। क्योंकि जब पोर्टल पे नहीं दिखाई देगा, और यदि किसी ने गलती से सपोज दैट आज की डेट में ले रहा है और कुछ ऐसे हो जनवरी के बिल जो मार्च में अपलोड हुए हों, तो उस टाइम नहीं हाँ दिखेगा, जी। वो अपना मंथली का फाइल कर देगा उनको सेलेक्ट करके, तो पेनल्टी लगा देगा डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पोर्टल पे तो दिखेगा। जी 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 जी। यहाँ व्यापारी की भी गलती नहीं है। ये तो आना चाहिए ना, जैसे पहले टू बी में दिखाई देता था उसी पीरियड का, तो उसी पीरियड, और मंथली की अब टू बी भी नहीं दिखाई देता, वो हट जाता वहां से। हाँ जी। हाँ, ये है कुछ इनकी प्रॉब्लम है। बाकी से मेरे पास कुछ क्वेरी उसके लिए आई थी, GSTR 4 के लिए। GSTR 4 की ड्यू डेट लास्ट ईयर 30 अप्रैल से बढ़ा के 30 जून कर दी थी, तो उसके बारे में मेरे पास क्वेरी आई थी कि उसका नोटिफिकेशन नंबर बता दें। तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 है। 10 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन था। और इसमें इसकी लेट फीस भी अगर नील की है
तो 20 रुपये पर डे, और टैक्सेबल है तो 50 रुपये पर डे की उसमें लेट फीस हो गई थी। और मैक्सिमम लेट फीस अगर नील की है तो 500 रुपये, और अगर टैक्सेबल है तो 2000 रुपये, जो कि पहले 10,000 रुपये थी। इसलिए अब 30 जून तक हम आराम से अपना जीएसटी R4 दाखिल कर सकते सर इसमें हमें ये भी बताना है, आरसीएम भी हमें जरूर देना है। लोग ज्यादातर नहीं देते हैं आरसीएम हैं। सर पोजीशन। आरसीएम जो उसका आ रहा है फ्रेट का, तो वो तो क्योंकि पोर्टल पे आ जाता है, वो तो कंपलसरी है। अभी इसमें एक क्वेरी एक और आई थी मेरे पास कि अगर हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है तो उस पे आरसीएम दें या ना दें। बिल्कुल देना पड़ेगा सर, है वो आता है, मांगता है, लिस्ट मांगता है सर एनुअल लेटर में, सीएमपी 4 में, जीएसटी R4 में सर। जीएसटी 4 में सॉरी। जी। तो उसमें कुछ लिस्ट का लोग, परचेज का। सर उसमें वही है ना सर, कुछ लोगों का मानना यह है कि जब उस पर डीबार है तो उस पर लिखा हुआ कहाँ है कि उस पर टैक्स देना है। सर ये इंटरप्रिटेशन यही है, वहां पर जब आप लेते हो सेक्शन उसके अंदर 10 में, तो क्लियर कट लिखा है रजिस्टर्ड व्यापारी से मुझे परचेज करनी है। तो जी। पर्पस केवल यही था कि रजिस्टर्ड व्यापारी से लोगे तो वो मुझसे टैक्स चार्ज करेगा उस कमोडिटी पे, और उसके बाद मुझे फर्दर 1% देना, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी। उसमें लिखा तो वर्ड यही है ना। जी। तो फिर ये क्यों अपना इंटरप्रिटेशन है कि 9(4) सस्पेंडेड है तो अनरजिस्टर्ड परचेज। 9(4) सस्पेंडेड है सर रेगुलर के लिए। मेरे हिसाब से सरकार इस पर टैक्स की उसमें लाइबिलिटी आएगी। उसमें ये है ना कि कहीं पे मेंशन नहीं है, ये चीज साइलेंट है। तो सर जब पेनल्टी लगी फिर जवाब क्या देंगे कि आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज करी, उस पर टैक्स कहाँ पे हुआ। अभी से ऐसे मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि एक व्यापारी है, कंपोजिशन डीलर है, उसको एग्जेम्प्टेड आइटम की परचेज करनी है। लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर है जिससे वो परचेज कर रहा है, और वो इंटर स्टेट भी है, तो क्या वो परचेज कर सकता है या नहीं? अनरजिस्टर्ड व्यापारी से इंटर स्टेट परचेज करेगा, एग्जेम्प्टेड आइटम की। कर सकता, मगर ई वे बिल बनाना पड़ेगा सर उसे। एग्जेम्प्टेड के लिए ईवे हाँ क्यों हर बनाना? बार 25,000 डाल तक दिया के लिए सर। ना, इंटर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में। यदि या तो वो पूरी पूरी गाड़ी ला रहे हैं, है क्या कमोडिटी, क्या पहले ये भी तो पता चले। जैसे चोकर वगैरह होता है ना सर, हाँ तो पशु चारा। उसी पशु चारा, उसमें बड़े उसके अंदर कई चीजें आ जाती है, मक्का जैसे मैज आ गई, जी 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 जी। चीजें उसके अंदर टैक्सेबल हो जाती हैं। ओके सर। हाँ जी सर। वो जो भी सर कह रहे थे ना कि 9(4) वाला, वो मैं अभी जी एक टैक्स लॉग करके है, एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है उसमें। जी जयपुर जी। की। तो उसमें मैं देख रहा था वो इसको मना कर रहे हैं कि मैं हमारे भी केस हुए हैं यहाँ पर, तो वो 9(4) वाली प्रोविजन सर, जो रजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन डीलर भी तो रजिस्टर्ड पर्सन ही है ना सर, रेगुलर नहीं है, वो कंपोजिशन में है। तो वो ये आपका पॉइंट पहले डिबेट, कई बार डिबेटेबल था, पर यहाँ पर जब असेसमेंट हुई है तो उसमें भी उन्होंने कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की कंपोजिशन डीलर। नहीं रुपेंद्र जी, वहां बात आ रही है उसने अनरजिस्टर्ड से परचेज करी, टैक्स पे नहीं हाँ जी, हाँ किया। जी, हाँ जी, हाँ जी, 9(4) तभी एप्लीकेबल होगा ना सर, 9(3) तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं कंपोजिशन डीलर की बात हो रही है कि सर हाँ जी, कंपोजिशन हाँ जी, डीलर केवल मैं 1% दे दे परचेज सर वो, करके। हाँ जी, हाँ जी, ले सकता है, क्योंकि 9(4) उन्होंने वो आप देखोगे ना, वो स्पेसिफिकली कुछ चीजों के लिए उन्होंने 9(4) लगा दिया था लिस्ट में। ठीक है ठीक जैसे, है। ठीक है ना। तो जो आप कह रहे थे कि रजिस्टर पर्सन, मेरा व्यू अलग हो सकता है, मतलब ये तो लो पॉइंट है कि रजिस्टर पर्सन, एवरी पर्सन हु हैविंग जीएसटी नंबर, वो रजिस्टर पर्सन है। उसके बाद कैटेगरी है कि वो जीएसटी वाला है, चाहे रेगुलर है या कंपोजिशन है। जी रजिस्टर पर्सन तो वो है ही है ना जी। तो जी तो जो चार्जिंग सेक्शन है वो तो 9(3) या 9(4) ही है ना जी, ठीक है। कंपोजिशन के लिए भी और रेगुलर के लिए भी। जी ठीक है ना जी। तो और कोई सेक्शन तो है ही नहीं जिसमें आरसीएम है। ठीक है ना जी। तो वो जब ये इन्होंने सेक्शन बंद किया है, तो पहले शुरू में बड़ा था कि नहीं कंपोजिशन के नहीं लगेगा, बट ये मतलब मैं इसमें मतलब 100% श्योर हूँ कि उसमें नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज भी कर लेगा तब भी उसको आरसीएम जमा कराने की जरूरत नहीं है। मतलब ये व्यू पॉइंट, हमारा व्यू पॉइंट हो सकता है, मतलब तो प्रैक्टिकली मैं अभी मेरे पास अभी मैं बाई चांस आर्टिकल भी देख रहा था अभी,
तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि नहीं, जरूरत नहीं है उसको। सर यदि आप बंदा जी, आपका बिल्कुल व्यू ठीक है, मगर जब आप इसका जो एनुअल रिटर्न्स फाइल करेंगे ना, वहां पर परचेज में आता है ना, अनरजिस्टर्ड से जो परचेज करी, फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी क्यों दिखाता है रेट ऑफ टैक्स वाइज? नहीं दिखाना चाहिए। सर नवनीत सर वो इसमें कुछ कहना चाह रहे सर। हाँ, कौन? नवनीत सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए। कंपाउंड डीलर अनलिस्टेड परचेज बनता है टैक्स तो। आवाज कम आ रही है सर आपकी। मेरा सबमिशन ये है कि जो अनरजिस्टर्ड से परचेज हुई टैक्सेबल गुड्स की हाँ जी। कंपाउंड के केस में तो बनेगा टैक्स। बिल्कुल क्या भटनागर जी मेरे व्यू से एग्री हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बनेगा। अच्छा, एक भटनागर जी मैं क्वेरी दे रहा हूँ उसको, आप उसमें अपना व्यू देना सब। सर मैं एक आयरन एंड स्टील का डीलर हूँ, मुजफ्फरनगर में रजिस्टर्ड हूँ, यूपी में कहीं भी मान लीजिए आप। और मैं कुछ मटेरियल परचेज करता हूँ दिल्ली से, ठीक है। और दिल्ली से उस माल को बिल टू शिप टू ना कराते हुए प्लेस ऑफ लोडिंग डाल के दिल्ली और गाजियाबाद भेज देता हूँ डायरेक्टली। तो डिलीवर क्या, गाजियाबाद करा देते हैं। हाँ डिलीवरी गाजियाबाद कराता हूँ मैं उस माल की। ठीक है। मतलब दिल्ली में मैंने डिलीवरी ली उस माल की, और दिल्ली से मैंने डायरेक्टली डिस्पैच कर दिया। तो क्या ये लीगल ट्रांजैक्शन है? इलीगल ट्रांजैक्शन इन द लाइट ऑफ सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 110 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कर रहे सर, आपने सप्लाई वहां ले ली, हाँ डिलीवरी ले वहां, ली। लेकिन वहां मेरी ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है। मोटी सी बात यह है, ऑब्जेक्शन ये है कि जहां से आपने डिलीवरी स्टार्ट करना चाह रहे हो वहां तो आपको ना ब्रांच है, ना कोई चीज रजिस्टर्ड है, ना कोई गोडाउन रजिस्टर्ड है। सर तो इसमें क्या है, इसमें जो मेरा व्यू है, पहले मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। जी आपने परचेज करी वहां से, आपने उनसे जी, ईवे नहीं बनवाया, आपने कोई शिफ्ट बना तो नहीं दिया कराया। उसने ई बिल बना के ईवे मुजफ्फरनगर आपके नाम का नाम बना बना दिया, दिया है। हाँ मुजफ्फरनगर के नाम का बना दिया। ठीक है। हाँ, अभी आपका माल वहीं पे है, आप उसे माल सेल चल करना दिया। चाह रहे हो। जी हाँ ठीक है। अब सेल इन ट्रांजिट का जो ऑप्शन होता है, आपका जी माल रास्ते में है, लेकिन आप उसे वहीं पे बीच में ही आप उसे बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने उसे डिस्पैच दिखाएंगे जहाँ पे वो माल है, हाँ, भले ही वो उसके जहाँ से आपने प्लेस ऑफ परचेज लोडिंग करा हो मैंने वहीं दिल्ली पे। डाल दिया, प्लेस ऑफ हाँ लोडिंग जी। दिल्ली डाल दिया। जी जी जी। अब तो प्लेस ऑफ लोडिंग दिल्ली डालने के बाद आप उसका ईवे भी बनाएंगे। यू बिल बनाया। जी। और आप उसमें डिस्पैच फ्रॉम बिल में भी लिखेंगे डिस्पैच फ्रॉम वहां से, और ईवे में भी डिस्पैच फ्रॉम वहां से बिल्कुल लिखेंगे। बिल्कुल 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 लिख दिया साहब। जी। अब डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन ये है कि दिल्ली में आपकी ना तो कोई ब्रांच रजिस्टर्ड है, ना आप वहां पे रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो चूंकि आप कुछ नहीं है, बिल टू शिप टू तो एक्ट में प्रोविजन है, इसलिए बिल टू डिस्पैच शिप फ्रॉम का टू भी एक्ट में ऑप्शन है सर। डिस्पैच फ्रॉम कोई अलग थोड़ी है सर। कहाँ पे, किस सेक्शन में साहब? ईवे बिल में ही है सर, डिस्पैच। रूल ईवे 130 में। ईवे ईवे बिल रूल्स तो कुछ अलग चीज होगी। सिर्फ इसमें क्वेश्चन ये है कि वेदर लाइबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज ड्यू और नॉट। नहीं है सर, जरूरी नहीं सर। सर, नहीं आपका वहां पर सर। परमानेंट प्लेसमेंट नहीं है। हाँ आपने जी, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आपने दिल्ली से उसको लिया, हाँ और वहीं आपने डिलीवरी ले ली। हाँ आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है। आपने वहीं से लिया और वहीं से डिस्पैच कर दिया। सर, ठीक तो ये सर। किसी सेक्शन से सपोर्ट कराओ ना सर मेरे को। सर ये बिल टू शिप टू का जो ट्रांजेक्शन है, या रूल 130 के अंदर जहां पूरा ईवे बिल को पूरा दिया है, उसी में पूरा दिया है, उसके एफएक्यू में भी क्लियर कर दिया हुआ है सर। हाँ जी, ईवे बिल के जो एफएक्यू निकाले थे ना गवर्नमेंट ने। नहीं सर, ईवी बिल का नहीं, वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। ये ईवी तो बिल बनाने पर डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। जी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन ये कर रहा है जी कि जहां से आप इस टाइप के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपने जी। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, कहीं कोई गाड़ी नहीं रुकी, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड डिपार्टमेंट ने वो इस टाइप के ईवी बिल निकाल लिए। हाँ और डिपार्टमेंट का वर्जन ये है कि भाई आईटीसी के क्लेम को तो हम आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आईटीसी तो आपको मिलना ही है, वो कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है। अब झगड़ा ये है कि जहां से आपने माल डिस्पैच किया है हम्म। वहां आपका कोई चीज तो है नहीं, ब्रांच या कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं या कोई सर, चीज। हमने अगर वहीं पे कोई डिलीवरी ले ली है सर, वही बात मैं कह तो रहा हूँ उसी हाँ, उस प्लेस से अगर हम डिस्पैच कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है सर। न- नवनीत उसमें सर, दिक्कत है। जब 16 टू उन्होंने मान लिया, मेरे हम को एटीसी दे दी, तो जब मेरी परचेज मान ली, तो मैंने डिलीवरी वहीं ले ली। सर डिलीवरी तो ले ली। हाँ, वहीं से उसका मैंने कहना ये डिस्पैच कर है लिया अपना माल। उसका कहना ये है कि जो डिलीवरी ली है आपने, जी
वो वहीं लेके कंप्लीट हो गया आपका ट्रांजेक्शन, डन। और आप उस माल की आईटीसी फर्दर क्लेम कर रहे हो यूपी में, जी और वहां से डिस्पैच कर रहे हो, ये वायलेशन है। बिल टू शिप टू के लिए तो सीजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में अलग से स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसलिए बिल टू शिप टू केस में तो मिलेगी सेक्शन 10। जी। और इसमें चूंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो इसलिए डिस्प्यूट पा रहा है डिपार्टमेंट। नहीं तो सर उनका डिस्प्यूट, जब वो मेरी आईटीसी मेरी परचेज को मान ले रहे हैं, तो परचेज के अंदर सर यदि वो जो सेक्शन बता रहे हैं, सेक्शन 10 और 13, वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई उन्होंने मान ली आपकी, मैंने नहीं, वो मशीन डिलीवर। उसी पे तो झगड़ा पा, नहीं नहीं सर, उस पे झगड़ा पा रहे हैं कि भाई जो ये सेक्शन 22 है अपना सीजीएसटी का रजिस्ट्रेशन वाला, जी वो उसका वायलेशन है ये। सर बेसिकली मैं दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन तभी लूंगा जब मैं वहां पे सेल करूंगा या परचेज करूंगा। मैंने वहां से परचेज करके माल भेज दिया थर्ड प्लेस, तीसरी जगह सर, जी वहां कोई मेरा फिर से एस्टेब्लिशमेंट नहीं है सर। जब जी उन्होंने मेरी परचेज को मान लिया, मैंने जी परचेज सर। की डिलीवरी या तो मैं ले लेता वहां पर अपने मुजफ्फरनगर में, मैंने सर उसकी रिप्लेस की डिलीवरी दिल्ली में ही ले ली, सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वहां से ही फर्दर माल भेज दिया जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए। जी तो मैं इसके लिए, यदि नॉर्मल मैं ये भी कर सकता था सर कि बिल मेरे नाम होता, उसी से कह देता कि डिलीवर गाजियाबाद कर दे पार्टी, वो तो कह रहे हो, तो एक्ट में प्रोविजन आप कर सकते हैं। ठीक है। जो बिल टू, जो ट्रांजेक्शन में उस केस में जितने बिल टू शिफ्ट टू थे उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे वो। ठीक है सर, तो सर आप उनसे ये भी तो कह सकते हो कि मैं आज की डेट में अपने परचेजर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, सर वो भी क्या इसलिए कहना मैंने है बिल ये। टू शिफ्ट टू नहीं किया, मैंने वहां से डिलीवरी लेके भेज दी। वॉयलेशन सर कहाँ किया मैंने 22 का? सर सर यही बात उनको कही गई है, जी। तो उन्होंने कहा भाई कहीं एक्ट के किसी रूल से सपोर्ट कराओ या सेक्शन से सपोर्ट कराओ, खाली जबान से नहीं। तो सर उनसे ये पूछो सर, मेरे पे लाइबिलिटी का बनती है वहां पर टर्नओवर की, मैं कहां पर वहां पर मेरा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको सर जवाब पूरा बना के दे दूंगा सर, निकाल के, यदि कोई होगा रूल मैं बिल्कुल दूंगा आपको। चलो सर, थैंक यू सर। क्योंकि सर थैंक बनता नहीं है, ये तो उन्होंने अपनी ये तो कहते आप साबित कर दो मेरा एस्टेब्लिशमेंट की मैंने वायलेट किया है सेक्शन 22 को। सर तो सर दूसरे के मैं बिजनेस प्लेस पे हम कैसे ले सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन? मैंने नहीं मैं तो सर ले भी नहीं रहा ना सर, मेरा को है मैंने नहीं, तो मैंने वहां से माल लिया सीधा आगे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने तो उनको उसी कर्नाटका आर उसी माल को रीसेल कर लिया, तो आईटीसी प्रॉपर ले ली लीगली। मैंने उनको कर्नाटका आर भी दिखाया। कर कर्नाटका लिया। आर में, कर्नाटका आर तो बहुत आगे तक चला गया इससे कि भाई आप एक जगह बैठ के मल्टी स्टेट में बिना रजिस्ट्रेशन लिए कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। कर्नाटका आर ट्रिपल आर बी तक पहुंच गया वहां पे, लेकिन वो उसको भी बस सुनने सुनने को तैयार नहीं है। उनका तो यही, एक्चुअली अमाउंट इज वेरी बिग, ट्रांजेक्शन इज वेरी बिग, नहीं है तो उनको लग रहा है कि यार ये पंगा मैं डाल सकता हूँ। नहीं और सर। ये अच्छा, एसी डीसी को समझाना तो बहुत इजी होता है, जी ग्रेड टू एसआईबी इसको डील कर रहा है जी। इशू को, तो ग्रेड टू एसआईबी जब डील करेगा तो वो थोड़ा सा आप समझ ही देंगे। नबी सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, गेट टू एसआईबी के पास इसका प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन है, आप उस ज्यूरिडिक्शन को चैलेंज करो उसको, वो आपका प्रॉपर ऑफिसर तो है नहीं। नहीं वो तो क्या कर रहा है, उसने, मैन डील तो वो कर रहा है, हाँ। और उसने जो ये जारी कराया है समन, हम्म। ये कराया है डीसीएसआईबी से, वो प्रॉपर अफसर है, वो इंक्वायरी कर सकता है। सर प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे, पहले वो सर्च करेंगे आपके यहाँ 67 में, हाँ जी, डायरेक्ट कर सकते 67 में सर्च करेंगे, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की नहीं कर सकते वो भी। डायरेक्ट। यदि जो डायरेक्ट आपका ट्रांजेक्शन हो गया, माल आपके हाँ, पास पहुंच गया, कभी सर्च सर्वे हुआ नहीं, तो नहीं डीसीएसआईबी आपको सम्मन इश्यू नहीं कर सकता, वो उसके लिए प्रॉपर सर प्रॉपर ऑफिसर वो सर्च के लिए है, जिसके लिए उसे ऑथराइज किया जाए जॉइंट कमिश्नर के द्वारा, उसी में सम्मन देगा उस एक बार, इंक्वायरी में। थैंक यू सर, इसको मैं एक बार देखता हूँ, एक बार इस बस। चीज को देखता हूँ। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। शिवाराम सर की कोई क्वेरी है सर? अनम्यूट कर लीजिए सर, हैंड रेज किया हुआ है शिवाराम जी सोनभद्र से। शिवराम जी अपना हैंड रेज किया हुआ है, अपना अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, सोनभद्र वाले शिवराम जी।
कैसे शायद है नहीं। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गई है कुछ। ये तब तक तो रजिस्ट्रेशन का जो आई जी है सर। INS इंस्ट्रक्शन नंबर 3 वो बहुत अच्छा आ गया। शेयर करेंगे सर थोड़ा सा? मैं कर देता हूँ, जी। आप मुझे वो करो। जरा जरा सी बात हो, पहले पंजीयन कैंसिल होता था कि आपका बैंक अकाउंट मैच नहीं कर रहा, आपका फोटो मैच नहीं कर रहा, आपका फोटो क्लियर नहीं है, आपका बैंक अकाउंट क्लियर नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल नहीं मुझे है। दे दी आपने, परमिशन दे दी अंकित जी? जी सर, अलाउड है। परमिशन मतलब मेरे से वो सर्च वो नहीं हो रहा सर कहीं। नहीं सर, आ रहा है, शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक ये करेंगे आ है, जाएगा। आप नहीं, मैं दिखाइए। शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ मगर मेरे को ब्राउज नहीं हो रहा वो ऑप्शन। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, आप उसको जी ब्राउज। जी, आप भेज दो सर। मैंने अपना वाला भेज दिया, थोड़ी से को जी, पॉइंट्स हाईलाइटेड है उसमें, आप उसे शेयर ठीक कर ठीक दीजिए। ठीक। अब बहुत अच्छा क्लियर कर दे दिया सब कुछ, रजिस्ट्रेशन में जितने ऑब्जेक्शंस लगा रहे थे ना सबको रिमूव कर दिया सर इसमें। आपको रिमूव कर दिया, यही मेरा कहने का पर्पज है। और डेडलाइन कर दिया सर, 7 दिन 30 दिन के अंदर फाइनल देने ही देना रजिस्ट्रेशन। मोस्टली आ रहा था CGST डिपार्टमेंट 3-3 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा था। सर वो क्वेरी 30 दिन बाद करते थे, अब तो इसमें दे उनके दिया ना, हिसाब 7 दिन से। के अंदर आपको क्वेरी देनी है। आप खोल लीजिए। शेयर कर। अब भी ना देते हैं सर। सर आ गया, 17 अप्रैल को आ गया सर, इसको आप लोग यूटिलाइज करिए, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3। नहीं, जो ये आया है नया अमेंडमेंट आया है, इसको पढ़ें ना, सुने, देखें इसको, फिर आप घर पे गौर से देखें इसके बारे में। जी सर। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है अंकित जी। हाँ ठीक है, बस इतने से है, 150 पे ठीक आ जाएगा, कटेगा जी। नहीं। थोड़ा सा मैं बता दूं जी सर जी। सर, बेसिकली क्या था कि हम लोग जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन लेते थे तो डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की क्वेरी लगाता था। तो नॉर्मली क्या होता था कि बिजनेस प्लेस से रिलेटेड क्वेरी लगा देते थे कि भाई इसके अंदर आप लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, ये सब चीजें के लिए मांगते थे जी उसके लिए। जबकि वो हमारे साथ जो ये फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन का 01 था, उसके साथ जो लिस्ट थी उसके अलग होता था। जब आप जाते थे कि जो लिस्ट के अंदर जो जो चीज मेंशन है वो हम लगा रहे हैं, वो नहीं मानते थे, अलग से कुछ चीजें मानते थे। तो ये लगातार जो शिकायतें गई हैं उस शिकायतों के पर अब ये CBSE ने ये इंस्ट्रक्शन लागू किए हैं। चलिए स्क्रीन से चला गया अंकित जी जरा। जी, अभी वो लाइट ने थोड़ा सा कट मार दिया, सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है सर। हाँ, तो इसमें क्या अभी किया शेयर गया है कि ये इसके अंदर उन्होंने अधिकारियों को ज्यादातर डायरेक्ट किया गया है कि क्या क्या चीजें आपको मांगनी है। जैसे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट दे दिया है कि यदि आपका रजिस्टर एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड प्लेस अपना खुद का है तो यदि वो केवल बिजली का बिल लगा देगा वो काफी है और कोई चीज नहीं मांगी जाएगी। सर अभी तक तो बिजली का बिल ये मानते ही नहीं थे ना नहीं, अब ये तो तो कहते हैं स्पेशल कि। दिया है, जी जी जी। लेटेस्ट बिल होना चाहिए और उस पर दिया है हाँ कि जी। ये इस पर प्रॉपर है एड्रेस। इसके अलावा और दे दिया कि कहीं पे बिजली का बिल या म्यूनिसिपल टैक्स की नहीं है तो एक एडवांस चीज और बना दी है कि लोकल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता हो ओनरशिप को वो भी माना जाएगा। वाटर वाटर बिल पहले नहीं मानते थे, अब इन्होंने वाटर टैक्स जी। बिल मान लिया इसके अंदर। यदि
बस इसके अंदर केवल ये आ गया कि यदि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो केवल एग्रीमेंट काफी होगा, और यदि वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो बिजली का बिल जैसे लैंडलॉर्ड देता है उसके साथ उसका जी पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ेगा। यदि वो वही तो जो 11 महीने का एग्रीमेंट है जहां तक वही हाँ जी हाँ होती हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। बस उसको। तो एग्रीमेंट में एक ऑब्जेक्शन और लगाया करते थे कि जी जो एग्रीमेंट है उसके साथ जो आपने बिजली का बिल लगाया है वहां जी पर कमर्शियल लाइट का नहीं है, वहां पर हाउस होल्ड लाइट का है, ये भी हाँ। लगाए थे। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है, इसके अंदर तो केवल सचदेवा सब क्लियर कट उसमें वो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। जी अब तो आ गया, मैंने उसमें कहा कोई पहले वो हाँ, ऑब्जेक्शन ये भी लगाए थे, वो कहते हैं आपको कमर्शियल बिल नहीं है। कॉमर्शियल से क्या एक्टिविटी वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देखना होता था। ऐसे केस में देखना हमको जाके एनओसी दिया रेंट करते थे। एग्रीमेंट के अलावा ये जैसे मांग लेते थे आपसे कि लैंडलॉर्ड का आप आधार कार्ड लीजिए या उसका पैन कार्ड दे दीजिए, तो बहुत जगह लोग नहीं देते थे। या अदर डॉक्यूमेंट क्या मांगते थे कि आप वहां की ओनरशिप के फोटो खींच के भेजिए, कई चीजें हम मांगते थे, वो सब चीजों को रिमूव किया गया है इस इंस्ट्रक्शन से। और बहुत क्लासिफाई कर दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और ये वो डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं है तो कौन अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे जा सकते हैं, वो इस पे क्लासिफाई कर दिया गया है। प्रोसीजर में दूसरा इन्होंने वही कर दिया गया है कि यदि एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर इनको ऑब्जेक्शन रेज करना है, उस पर भी स्पेसिफिक कर दिए गए हैं। ये जनरल जो मांगते थे क्वेरीज लगा देते थे, वो क्वेरी हटा दी गई है। हेलो, नमस्ते भैया। मैं ठीक हूँ भैया। हो गया हाँ, पर्चे चढ़ गई थी, अभी चल रहा है सर, 2 मिनट हाँ, लगे। बिल चढ़ेगी। मैं तब तक अपने में खोलता हूँ थोड़ा, मैं बताऊँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बिल अभी चढ़ेगी, कल चढ़ेगी। आनंद सर म्यूट कर लीजिए। क्या करूँगी जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओ, देखिए बिल्कुल इन्होंने बाकायदा इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, it is it is कर also ली। been observed that while processing the हाँ, application avoidable फिर clarification are being एक बार sought by क्लियर the कर ली। officers लीडिंग टू डिले द गेटिंग रजिस्ट्रेशन। तो वही कहना था कि आप रजिस्ट्रेशन को डिले करने के लिए एक और अच्छा दे दिया इन्होंने नीचे लास्ट में। जो बहुत जगह आप जैसे सेंट्रल में जाओ तो सेंट्रल में एक ऑब्जेक्शन आता था, सर हमारे पास स्टाफ नहीं है इतना, तो हम आपको टाइमली क्वेरी नहीं दे पाती। उसके लिए इन्होंने प्रिंसिपल कमिश्नर को डायरेक्ट किया है कि आप प्रॉपर स्टाफ रखेंगे और टाइमली इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस पे जैसे बहुत जगह मांगा जाता था आपसे, जब पार्टनरशिप डीड होती थी तो पार्टनरशिप डीड में मांग लेते थे वो कि पार्टनर्स के सबके पैन कार्ड आधार कार्ड दीजिए, वो अब नहीं है। अब तो केवल पार्टनरशिप डीड सफिशिएंट है। बहुत जगह ये सर मांग लिया जाता था आधार, इसका उद्यम आधार एमएसएमई का सर्टिफिकेट दे दीजिए, या शॉप एक्ट का दे दीजिए, या फूड लाइसेंस दे दीजिए, ये कुछ नहीं, ये सब हटा दी गई इस ऑप्शन में। सोसाइटी ट्रस्ट के मामले में केवल उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन का वही मान्य होगा, केवल वही चाहिए होगा। सेंटर के लिए भी अभी फिर नॉर्मली एक और था सर जो प्रॉब्लम आती थी हम लोगों के बीच में, कि यदि कोई एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर जब रजिस्ट्रेशन लेता था तो ये बहुत ज्यादा क्वेरी लेते था कि वो यहाँ के हाँ नहीं जी है, यहाँ का लोकल एड्रेस चाहिए। उसको जी जी उन्होंने जी जी। खत्म कर दिया सर इसमें, कि ये इस पे क्वेरी नहीं लगाएंगे रेजिडेंशियल क्वेरी के आधार पर, कि वो सेम सिटी का नहीं है, स्टेट का नहीं है। इसमें क्लियर कट कहा गया है कि ऑफिसर हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुड नॉट आस्क एनी प्रिजम्पटिव क्वेरी। अपनी मनमानी क्वेरी नहीं लगानी आपको अब। ये एक क्वेरी और आया करती थी सर, जी उसके लिखते थे कि आपका रजिस्ट्रेशन निम्न कारणों से कैंसिल किया जाता है या हम नहीं दे रहे हैं। उसके जी, बाद एक स्पेस हुआ करता था, उसकी क्या जवाब लिखा है? इसमें क्लियर कट दिया हुआ है सर। अब उसमें उन्हें कारण डिफाइन करना है कि आपको, जैसे इसके अंदर उन्होंने कंडीशन दे दी है कि आपको पहले क्वेरी लगानी है, क्वेरी एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका वो जवाब देता है 7 दिन के अंदर व्यापारी। उसके बाद आपको अगले 5 दिन पे डिसीजन लेके उसको जवाब देना है। रिजेक्ट करेंगे तो उसका रीजन देना है आपको। दूसरा सर अब इन्होंने डेडलाइन दे दी। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाइए अंकित जी, थोड़ा ड्रैग करके नीचे आ जाइए। यहाँ देखिए, बस अब थोड़ा सा ऊपर चलिए।
और ऊपर थोड़ा सा, बस यहीं पे। यहाँ ये कह रहे हैं कि इशू प्रॉपर ऑफिशियल सेल इशू ए नोटिस टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिक REG3 ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एवर मेंशन ग्राउंड। ये दी हुई हैं सर, थोड़ा सा ऊपर गए। आधार वैलिडेशन कहाँ कहाँ नहीं होता है और क्या क्या है सर, उसके रिलेटेड है ये। इसमें बस वो ये ले आए कि कोई ऐसा है जो उनके उस पर हाईली रिस्की पेन नंबर है जिसपे रेड फ्लैग है, उसके बारे में ये है। ये थोड़ा सा ऊपर है, एक पैर दो पैरा और ऊपर ले लीजिए, बस यहाँ नीचे नीचे, बस यहाँ से। नोटिस किस किस कंडीशन में देगा? जब डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो। संजय सर में फोन नंबर दे दीजिएगा, किसी को समझ में ना आए तो आपसे पूछ लेगा, क्योंकि टाइम हो गया सर। मैडम आ गई। जी सर मैडम आ गई, प्लीज मेरे ख्याल से ज्यादा टॉपिक ही अपना हम रोक दें। Yes. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू संजय सर, आपने आज जानकारी दी है, लेटेस्ट जानकारी है जो अभी लोगों को पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन की क्या क्या प्रोविजंस आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आज हमारी सरस्वती पुत्री CA पूजा मिश्रा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन कर ले, अपना अनम्यूट कर ले प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका स्वागत करते हुए आपके परिचय के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मैम का परिचय दें, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे सरस्वती पुत्री से कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से, और आज की हमारी शिक्षिका आदरणीय पूजा मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूं और उनका संक्षिप्त परिचय पहले आपके सामने रखूंगा, के बाद वो अपना उद्बोधन आप करते हैं। आप 2020 से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रही हैं। आप विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं जैसे विभिन्न GST के मामलों के में परामर्श प्रदान करती हैं। आप तो गवर्नमेंट योजनाओं के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उसकी ऑडिट भी करती हैं। आप केंद्रीय और राज्य विभाग के साथ साथ अपीली प्राधिकरणों के समक्ष अपने कस्टमर का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। आप नेशनल एकेडमी फॉर कस्टमर इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स नासिन और इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग ICCMRT में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जाती हैं, वहाँ पर अपना व्याख्यान देती हैं। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न पेशेवर संस्थानों के लिए, प्रकाशनों के लिए आप लेख भी लिखती हैं। ये तो इनका परिचय था आदरणीय पूजा मिश्रा जी का। और कल मुझे जब पता पड़ा कि आपका परिचय देना है तो आपने हर चीज से शायद कहा कि मैं आपके यहाँ पर कब कब पढ़ाने आ सकती हूँ। तो मैडम, हम सब ज्ञान पिपासु हैं और जब भी आपका समय हो सब स्टूडेंट है आपके। आप हर सर को बता दीजिए और आपकी क्लास अगले सैटरडे को पक्के से हो जाएगी। आप जितने दिन चाहें, जब चाहे आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। तो जब भी आप चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा हमेशा। और आज का उद्बोधन GST TDS के ऊपर है, आप प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय पूजा मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर, मेरे इतने बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। और मैंने ये सेशन पहले ही ज्वाइन किया था, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था कि आप लोग इतना अच्छा डिस्कशन, इतना नॉलेजेबल डिस्कशन और GST अपडेट्स पे आप लोग ये डिस्कशन करते रहते हैं। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और प्रेजेंटेशन स्टार्ट मैडम, एक करते हैं। जानकारी आपको जरूर मैं रोक रहा हूँ बीच में। अगर हम लोग ये डिस्कशन और ज्ञानवर्धन नहीं करते तो आज हमारा 275वां एपिसोड नहीं होता। जी जी लगातार जी 275वां एपिसोड है। आप देखिएगा अगले 25 का हम लोग 400 पहुंच जाए। सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, हो अच्छा ठीक है सर। टैक्स रिविजन एट सोर्स TDS अंडर GST। ठीक है सर, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के एजेंडा आइटम्स क्या क्या होंगे? इंट्रोडक्शन टू GST TDS,
जीएसटी टीडीएस के रेट्स क्या क्या हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, हु इज लाइबल टू डिडक्ट जीएसटी टीडीएस, जीएसटी में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स को जीएसटी टीडीएस काटने के लिए स्पेसिफाई किया गया है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि हु इज लाइबल टू डिडक्ट जीएसटी टीडीएस, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी टीडीएस क्या क्या है, जीएसटी टीडीएस डिडक्शंस एंड कंप्लायंस प्रोसेस क्या है, अगर आपने कोई रिफंड या अगर आपने कोई जीएसटी का टीडीएस गलती से काट लिया तो उसके रिफंड का क्या प्रोसेस है, और अभी रिसेंटली एक स्पेशल प्रोविजन आया था मेटल स्क्रैप के ट्रांजैक्शंस पे, तो हम लोग आज वो भी जानेंगे, और हम लोग अपनी कंपनी में अपने क्लाइंट्स से क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करवा सकते हैं जिससे जीएसटी का टीडीएस में कोई गलतियां आगे ना हो। So what is GST TDS? Tax deducted at source under goods and service tax एक मैकेनिज्म है जीएसटी लॉ में जहां पे एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्ट किया जाता है बाय सर्टेन नोटिफाइड एंटिटीज, जो कि हम लोग अभी आगे जानेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी एंटिटीज को नोटिफाई किया है टू डिडक्ट जीएसटी टीडीएस फॉर while मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जब भी ये नोटिफाइड एंटिटीज किसी भी सप्लायर का पेमेंट करती हैं तो वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टैक्स काटती हैं जिसको कहा जाता है जीएसटी टीडीएस। ये इंश्योर करता है कि टैक्स कंप्लायंस हो और टैक्स इवेजन मिनिमाइज हो। आजकल आप लोग बहुत सारी ऐसी नोटिसेस देख रहे होंगे जिसमें गवर्नमेंट आपके क्लाइंट्स को नोटिसेस भेज रही होगी कि आपने इतने इतने आपका टर्नओवर इतना है और आपने अपना जीएसटी इस पे डिपॉजिट नहीं किया है, तो गवर्नमेंट को वो जानकारी जीएसटी टीडीएस के थ्रू मिल रही है कि जब इन नोटिफाइड एंटिटीज ने इन सप्लायर्स को पेमेंट की तो उन्होंने जीएसटी टीडीएस काटा था, बट हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने अपने सारे रिटर्न्स निल के भर दिए, तो गवर्नमेंट उनको इसी बेसिस पे जीएसटी टीडीएस के रिटर्न्स के बेसिस पे नोटिसेस भेज रही है कि आप अपना जो भी आपका जीएसटी देय है वो दीजिए आप। तो ये प्रोविजन जीएसटी टीडीएस का नोटिफाई हुआ 1/10/2018 से, इसको 28th मीटिंग जो कि 21/7/2018 में हुई थी इसमें नोटिफाई किया गया। ये जो जीएसटी टीडीएस है ये हमारा इनकम टैक्स के टीडीएस से डिफरेंट है और इसकी सेपरेट पेमेंट होती है, इसके रिटर्न्स अलग होते हैं, जीएसटीआर 7 भरा जाता है, टीडीएस का सर्टिफिकेट अलग होता है, और ये सारे प्रोविजंस हमारे सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखे गए हैं। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? जीएसटी टीडीएस प्रोविजन अप्लाई वेयर टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई under a contract exceeds 2.5 lakhs. It is given under section 51 of CGST Act. तो अगर आपकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो आपका जीएसटी का टीडीएस कटेगा। GST TDS applies if contract value exceeds 2.5 lakhs even if a single invoice under contract is less than 2.5 lakh. सपोज मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख का है बट जब मैं इनवॉइस इशू कर रही हूँ तो मैंने उसकी ट्रांचेस में इनवॉइस इशू की, पहला ट्रांच मैंने दिया 2 लाख का, दूसरा 2 लाख का, तो मेरा जीएसटी आप लोगों से मेरा सवाल है तो क्या मेरा इस पे जीएसटी टीडीएस कटेगा? मैम स्लाइड आपकी मूव नहीं हो रही है, स्लाइड फिक्स है प्लीज। सर एप्लीकेबिलिटी नहीं दिख रही आप लोग को? हाँ अब आया है मैम, अब तक नहीं अच्छा आया। आया, हाँ, फिक्स था। ठीक है ओके। तो मेरा आप लोगों से सवाल था कि अगर मेरी पहली इनवॉइस 2 लाख की है तो क्या मेरा जीएसटी टीडीएस कटेगा? मैं इसका जवाब दे देती हूँ नहीं कटेगा। कि अगर हम लोग इनवॉइस वैल्यूज में नहीं देखते हैं, हम लोग इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई भी 2.5 लाख के ऊपर का है बड़े एंटरप्राइज तो कहते आओ नहीं है। हाँ मूल रूप से मेसर बड़े एंटरप्राइज के नाम से आवंटित प्रथम आवंटी मेसर घर मल्टी प्रोप्राइटर दिनेश कुमार जैन साहब म्यूट कर लीजिए, सत्यन भाई म्यूट कर लीजिए आपको। कौन बोल रहा है बीच में?
मैं फिर से स्टार्ट करूं? जी कीजिए प्लीज। पूजा मैम कंटिन्यू कर लिए, सब साइलेंट। जी जी जी, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि जीएसटी प्रोविजंस अप्लाई वेयर टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2.5 लाख। जब भी मेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर की हो जाती है तो वहां पे जीएसटी के टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई कर जाता है। अगर ये प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखता है, ना कि किसी एक सिंगल इनवॉइस की वैल्यू को। तो अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है 4 लाख का और मैं इनवॉइसेस उसकी दो पार्ट में ब्रेक करके दे रही हूँ, पहली 2 लाख की और दूसरी 2 लाख की, तो भी मेरे ऊपर जीएसटी का टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर का है। इसमें एक पॉइंट है कि द TDS provision apply when payment is made or credited to supplier. Thus, if advance is paid on or after 1/10/2018, TDS provision will apply. अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जीएसटी में कोई भी रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है। The deductor is required to register by applying online through GST portal www.gst.gov.in by using their PAN or TAN. साइलेंट कर दो सर। हम भाई के लिए साइलेंट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जीएसटी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको www.gst.gov.in पे रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें अगर आपके पास कुछ एंटिटीज ऐसी होती है गवर्नमेंट की जिनके पास पैन नहीं होता है, तो वो अपने टैन के थ्रू जीएसटी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जीएसटी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन और रेगुलर टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन दोनों डिफरेंट होते हैं। He is required to register as deductor even if he is registered separately as a supplier. तो अगर सपोज किसी गवर्नमेंट एंटिटी के पास कोई पहले से ही रेगुलर सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो भी जीएसटी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन उसको सेपरेट लेना पड़ेगा। Section 24(6) of CGST Act provides for compulsory liability for registration for the deductor of TDS. तो इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना है जीएसटी में। पर्सन डिडक्टिंग जीएसटी टीडीएस विल बी टर्म्ड एज डिडक्टर। सप्लायर फ्रॉम हुज इनवॉइस टैक्स इज डिडक्टेड विल बी टर्म्ड एज डिडक्टी। तो अगर सपोज मैंने पीडब्ल्यूडी को कोई सर्विसेज दी, मैंने अपनी टैक्स की कंसल्टेंसी की ही सर्विसेज पीडब्ल्यूडी को दी, और मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनसे वो 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मैंने अपना पहला बिल जब उनको दिया 1 लाख रुपए का, तो वो उसकी पेमेंट जब मुझे करने लगेंगे तो वो जीएसटी का टीडीएस काट करके मुझे पेमेंट करेंगे। इसके दो रीजन है। पहला है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर का है, और दूसरा वो स्पेसिफाइड पर्सन्स में आते हैं। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे पर्सन्स को नोटिफाई किया है जिनको जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी कंपलसरी है। तो जीएसटी टीडीएस के रेट्स क्या क्या होते हैं? द रेट ऑफ टीडीएस इज एज फॉलोज। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज, द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, 1% का सीजीएसटी लगेगा और 1% का एसजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी मतलब कि अपना यूपी, क्योंकि हम लोग यूपी में हैं तो यूपी में यूपी जीएसटी लगता है। तो जो टीडीएस का रेट है वो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी लगेगा। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई 2% ऑफ आईजीएसटी लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि डिडक्टर्स कौन होते हैं। डिडक्टर होता है जिसने कोई भी सर्विस की सप्लाई ली, और डिडक्टी होता है जिसने सप्लाई ऑफ सर्विस की।
Following would be the deductors of tax in GST under Section 51 of CGST Act, read with notification number 33 by 2017. गवर्नमेंट ने डिडक्टर्स को नोटिफाई करने के लिए एक नोटिफिकेशन दी थी, नोटिफिकेशन नंबर 33 बाय 2017, जिसमें उसने नोटिफाई किया था कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट करना है. अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज or an authority or a board or any other body set up by an act of parliament or a state legislature established by government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function, or a society established by central government or state government or a local authority under the Societies Registration Act 1860 or a public sector undertaking. तो ये जो आपके सामने 6 एंटिटीज हैं, 6 अलग अलग एंटिटीज हैं, इनको जीएसटी का टीडीएस काटना कंपलसरी है. अगर कोई भी आपका ऐसा क्लाइंट हो जो इस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तो आप लोग ये प्लीज चेक करवा लीजिएगा कि वो लोग जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं या नहीं, और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी दिए हुए हैं जीएसटी लॉ में वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. स्लाइड मूव कर रही है. जी कर रही है. So valuation. For the purpose of deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount excluding the tax. तो सबसे ज्यादा स्लाइड फ्रीज हो गई. स्लाइड मूव कर रही है. नहीं हुई, अब आ गई. ओके. सो वैल्यूएशन क्या है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे पास जब भी आता है वो वैल्यूएशन को लेके आता है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखेंगे 2.5 लाख की, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी. तो यहाँ पे हम क्लियर करना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी. मतलब अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख प्लस जीएसटी का है तो मैं वैल्यूएशन, मतलब मुझे अगर चेक करना होगा तो मैं 3 लाख की लिमिट लूंगी, ना कि 3 लाख प्लस जीएसटी की लूंगी. TDS is required to be deducted on net value excluding CGST, SGST और IGST. तो 2.5 लाख का 1% मेरा CGST का TDS कटेगा और 2.5 लाख का 1% मेरा SGST का, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए का है. क्या हो रहा है? Who is exempt from deducting GST TDS? अब हम लोग देख लेते हैं कि GST TDS में exemptions किसको किसको दी हुई है. TDS provision do not apply when transaction between persons specified in clause A to D under section 51 of the CGST Act. तो अभी हम लोग ने जितने भी persons को देखा वो सब अगर एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उन लोगों में जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी उन लोगों को जीएसटी का टीडीएस एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करने में डिडक्ट नहीं करना है. एंड दिस इज गिवन इन सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. थर्ड प्रोवाइजर टू ये नोटिफाई हुआ था नोटिफिकेशन नंबर 50 बाय 2018 को, और इसमें एक और एडिशन आया 31 दिसंबर 2018 को थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 73 बाय 2018. तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि 10 TDS provision do not apply when transaction between government or PSU and society of government or government to government is done. Provision of TDS do not apply when supply of goods or services or both is made by one PSU to another PSU. ये नोटिफिकेशन नंबर 50 में दिया गया था. आपका जीएसटी का टीडीएस हर केस में एप्लीकेबल होगा. जिन जिन केसेस में नहीं एप्लीकेबल होगा उसकी लिस्ट ये है. नो टीडीएस इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन a state different from state where deductor is registered.
where the location of supplier and place of supply is in a state or UT which is different from state or UT where the deductor is registered. तो हम लोग अब एक केस लेते हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज किया फॉर रेनोवेशन ऑफ बंगला भवन इन दिल्ली। तो यहाँ पे मेरा सप्लायर भी दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सप्लाई की जा रही है तो वो भी दिल्ली में हो गई, क्योंकि मेरा बंगला भवन जो है दिल्ली में ही सिचुएटेड है। इस केस में टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है वो दिल्ली के स्टेट का लग रहा है और इनको पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल करेगी। तो इस केस में आपका जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर इस पे किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज वो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 2 लाख अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी मेरा जीएसटी का टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख बोथ फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, बट जो मेरी उसमें टैक्सेबल सप्लाई का कंपोनेंट है वो 2.5 लाख से कम का है, तो भी मेरा जीएसटी का टीडीएस का प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। रिसिट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट, अगर मेरी कोई भी सर्विसेज ऐसी ये गवर्नमेंट एंटिटीज रिसीव कर रही हैं जो कि एग्जेम्प्ट है इन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में, तो वो वहां पे भी आपका जीएसटी का टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। रिसिट ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड, ये हमारे गुड्स की एग्जेम्पशन दी हुई है नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में, तो उसमें भी अगर कोई मेरे गुड्स नोटिफाइड है तो वहां पे भी जीएसटी के टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। गुड्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविएबल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे भी जीएसटी टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। Where a supplier had issued an invoice for any sale of goods in respect of which tax was required to be deducted at source under VAT law before 1/7/2017, but where payment for such sale is made on or after 1/7/2017, मतलब अगर मैंने सपोज सर्विसेज या गुड्स इन्होंने 1/7/2017 के पहले ले लिए थे, बट पेमेंट ये जो एंटिटीज स्पेसिफाई की गई हैं जीएसटी टीडीएस काटने के लिए, इन्होंने पेमेंट 1/7/17 के बाद की, तो वहां पे भी इनको जीएसटी टीडीएस अप्लाई नहीं करना है। All activities or transactions specified in Schedule 3 of CGST Act 2012 irrespective of the value, जो भी शेड्यूल 3 में हमारी सर्विसेज दी हैं उन पे भी अगर ऐसे कोई सर्विसेज ये गवर्नमेंट एंटिटीज ले रही हैं तो उनको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। Where the location of supplier and place of supply is in a state which is different from state where the deductor is registered, ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि अगर डिडक्टर और डिडक्टी का प्लेसेस अलग अलग हैं और जहां पे डिडक्टी है वही उसी स्टेट का सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, तो वहां पे जीएसटी टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। Where the payment relates to tax invoice that has been issued before 1/10/2018, so GST TDS का प्रोविजन 1/10/2018 से अप्लाई किया गया है। अगर उसके पहले की कोई टैक्स इनवॉइस है और उसके 1/10/2018 के बाद उसकी पेमेंट की जा रही है, तो उस केस में भी जीएसटी का टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना है। Where any amount was paid in advance prior to 1st of October 2018 and the tax invoice has been issued on or after 1/10/2018 to the extent of advance payment made before 1/10/2018, तो मैंने आप लोग को ये पहले भी बताया कि जीएसटी टीडीएस पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट किया जाता है। अगर कोई पेमेंट हमने एडवांस में कर दी 1/10/2018 के पहले, तो वो केसेस में भी आपको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। Where the payment is made to an unregistered supplier, उस केस में भी जीएसटी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। Where payment relates to सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस कंपोनेंट, उस केसेस में भी जीएसटी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी।
अब आपने जीएसटी टीडीएस इन एंटिटीज ने काट तो लिया, ये गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएंगी? ये मंथली रिटर्न्स के थ्रू जो टीडीएस इन्होंने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगी। और वो ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो उसी क्लाइंट के पोर्टल पे कैश एक्सेप्ट करने पे कैश लेजर में दिखने लगता है। नंबर डालेंगे, जीएसटी बैंक वेरीफाई करता है। किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, सो हम लोग ना मैम आप मंथली कंटिन्यू रिटर्न्स रहिए। जीएसटी टीडीएस के लिए जीएसटीआर 7 फाइल होता है। Deductor is required to file returns electronically to government. The returns to be filed in prescribed format and manner within 10 days after end of each month. तो जो इसकी ड्यू डेट होती है वो 10th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ होती है जब हम लोग को जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है। इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन तो इसमें नील का रिटर्न फाइल करना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस टू डिडक्टी। अब गवर्नमेंट ने हमारा टीडीएस तो काट लिया, इसका प्रूफ वो ये देती है, गवर्नमेंट या जो भी हमारी स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं उन्होंने हमारा जीएसटी टीडीएस तो काट लिया, उसका प्रूफ उनको हमें देना होता है। वो एक सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस होता है जो कि 5 दिन के बाद इशू होता है, जो ये एंटिटीज अपने डिडक्टीज को इशू करती हैं। The certificate to be issued in Form GSTR 7A. The certificate is generated electronically on GSTN system and cannot be issued manually by the deductor. Generally, the certificate needs to be furnished within 5 days of crediting payment of TDS to the government, that is furnishing Form GSTR 7. There is no late fees अगर आपने अगर इन एंटिटीज ने जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इसकी कोई लेट फीस नहीं है। और बट इट इज एडवाइज्ड कि ये लोग सर्टिफिकेट दे दिया करें अपने डिडक्टी को, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे लेट फीस इम्पोज कर सकती है। क्रेडिट ऑफ टीडीएस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिडक्टी। जब भी ये एंटिटीज टीडीएस डिडक्ट करती हैं तो ये अपने जीएसटीआर 7 में इसको फाइल करती हैं, और जिस पर्सन का इन्होंने डिडक्ट किया, मतलब डिडक्टर ने जिस भी सप्लायर का ये टीडीएस डिडक्ट करके जीएसटीआर 7 फाइल किया, उस डिडक्टी के नॉर्मल जीएसटी के पोर्टल पे टीडीएस रिसीवेबल में ये अमाउंट आने लगता है, वहां पे जाके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। The deductee shall claim the credit in his electronic cash ledger of tax deducted and reflected in return of the deductor. Thus, deductee can take credit in electronic cash register only when deductor files return and not on the basis of TDS certificate. तो जब ये एंटिटीज अपना जीएसटीआर 7 फाइल कर देती हैं तो डिडक्टी के पोर्टल पे ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगता है, और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे कैश लेजर में ये अमाउंट चला जाता है जो भी हमारा जीएसटी का टीडीएस का अमाउंट होता है। लेट फीस और इंटरेस्ट क्या होता है? अगर हमने जीएसटीआर 7 को टाइमली नहीं फाइल किया तो इसका लेट फीस क्या है? लेट फीस पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 एंड ऑनवर्ड्स इज ₹25 पर डे, और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है दैट इज ₹1000 अंडर ईच हेड। आईजीएसटी में इसकी कोई भी सेपरेट लेट फीस मेंशन नहीं है, तो वो सेम है जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के एक्ट में स्पेसिफाइड है। इंटरेस्ट इफ डिडक्टर डज नॉट पे टैक्स डिडक्टेड टू द गवर्नमेंट। अगर डिडक्टर ने टीडीएस को डिडक्ट कर लिया बट अपने जीएसटीआर 7 में शो नहीं किया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? If any deductor fails to pay the credit of appropriate government the amount deducted as tax, he shall be liable to pay interest in accordance with provisions of section 50 in addition to the amount of tax deducted. अब कई बार क्या होता है कि गलती से टीडीएस कट जाता है, तो इसका रिफंड कैसे ले सकते हैं? रिफंड टू द डिडक्टर और डिडक्टी एज द केस में बी। अगर डिडक्टर को पहले ही रियलाइज हो गया कि उसने गलत टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो उसको रिफंड मिल जाएगा, और अगर डिडक्टी का गलत टीडीएस फाइल हुआ है तो डिडक्टी को रिफंड मिल जाएगा।
Refund to the deductor or the deductee, as the case may be, arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt in accordance with provision of Section 54 of CGST Act. Section 54 of CGST Act deals with refund. तो जो भी उसमें रिफंड के सेक्शन में स्पेसिफाइड है वो प्रोविजन इस रिफंड पे भी लगेगा. Refund to deductor shall not be granted if amount deducted has been credited to the electronic cash ledger of the deductee. रिफंड हम लोग कैसे ले सकते हैं? सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 166/22/2021, जिसपे क्लैरिफाई किया है कि जो हमारे सेक्शन 54 में टाइम लिमिट दी हुई है 2 साल की, वो 2 साल की टाइम लिमिट इस रिफंड के प्रोसेस के लिए इस रिफंड के प्रोसेस पे अप्लाई नहीं करेगी. और इस पे अगर आप लोग ने देखा होगा तो सेक्शन 54 में हम लोग को एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है 89(2)(1) की और 89(2)(m) की, कि यहाँ पे हमारा कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है. तो ये वाले डिक्लेरेशंस भी इस रिफंड में अप्लाई नहीं करेंगे. It is not mandatory for registered person to utilize the TDS TCS amount credited to his electronic cash ledger only for the purpose of discharging tax liability. तो हम लोग चाहे तो इस ये जो मेरा TDS कटा होता है इसका हम रिफंड भी ले सकते हैं. Any amount which remains unutilized in electronic cash ledger after discharge of tax dues and other dues payable under CGST Act and rules made thereunder can be 11,000 देता है तो मेरे को असिस्टेंट के नाम पे ज्यादा दे दी था, मैं तो जमा करता. can be refunded to the registered person as excess balance in electronic cash ledger in accordance with provision of subsection 1 of section 54. तो हम लोग इसका रिफंड ले सकते हैं. हमारे स्पेशल प्रोविजन अभी जो रिसेंटली आया है मेटल स्क्रैप पे, वो क्या है? तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की, नोटिफिकेशन नंबर 25/2024, 9 अक्टूबर 2024 को, जिसमें लिखा गया है इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्स एन इनवर्ट सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी टीडीएस प्रोविजन विल बी अप्लाई इफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2.5 lakhs. एप्लीकेबल जीएसटी टीडीएस का रेट इसमें भी 2% है. जीएसटी लाइबिलिटी शैल अराइज ऑन पेमेंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ परचेज. जैसा जनरली सारी एक्टिविटीज के लिए है वैसे ही मेटल के लिए भी है, और ये एप्लीकेबल हो गया है 10/10/2024 से. अब आप लोग ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं. इम्पोर्टेंस आप उनको जीएसटी टीडीएस की एजुकेशन दे सकते हैं, और ट्रेनिंग के थ्रू बता सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू, कि जीएसटी टीडीएस के रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे हमारा जीएसटी का टीडीएस लगना चाहिए, और टाइमली इसके रिटर्न्स हमें फाइल करने चाहिए. तो अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो मुझसे पूछ सकते हैं. हेलो मैम. हेलो. हाँ जी बताइए. मैम मुझे ये पूछना, जैसे कि ये एप्लीकेबिलिटी है टीडीएस डिडक्टर की, ये हाँ गवर्नमेंट हाँ एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ हाँ प्राइवेट हाँ जो कंपनीज है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. उनके ऊपर दूसरा एप्लीकेबल क्वेश्चन, है. हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे, जैसे कि मैं रिसीवर हूँ और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं. अब ठीक है मुझे टीडीएस काटना है आपका, आपने मुझे बिल रेज किया, तो जब मैं ठीक है बिल बुक करूंगा अपने, जैसे कि इनकम टैक्स में प्रोविजन क्या होता है कि बिल बुकिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे हाँ टीडीएस जी कटता है पर इनकम टैक्स एक्ट. तो क्या ठीक है. जीएसटी में खाली पेमेंट के ऊपर ही है, या पहले बिल बुक करूं बिल के ऊपर टीडीएस काटे हम, सर या यहाँ जब पे पेमेंट पेमेंट करेंगे? के टाइम ही है. ओके, अगर यहाँ मैं पे ये बिल बुक, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जब भी ओके आपका पेमेंट हो रहा है तभी जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट होगा. ओके, अगर मैंने बिल आज बुक कर लिया और पेमेंट 3 महीने बाद कर रहा हूँ, तो जब भी पेमेंट करूंगा तभी टीडीएस एप्लीकेबल जी होगा? जी. ओके. इसीलिए हम लोग के यहाँ काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इशू आ रहा है कि वो बिल तो 1-1 साल पहले ही दे देते हैं. बिल्कुल. अब जैसे हाँ. अपना नगर निगम हो गया, तो बिल हाँ. तो इनको उन्होंने 2023 में दे दिया, पेमेंट बिल्कुल. आ रही है 24 में, तो बिल्कुल. 24 में वो लोग जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं.
तो नोटिसेस आ रही है कि आपका मिसमैच कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज हो गया हाँ जी, हाँ जी। फाइनेंशियल ईयर। हम्म यही यही क्वेश्चन था मैडम। और दूसरा, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि वेस्ट बंगाल की पार्टी थी और काम उसने दिल्ली में दिया उसको, जी, सप्लायर और रिसिप दोनों, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर भी दिल्ली का था, तो उस केस में तो आपका जी, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो वहां पर नहीं रजिस्टर्ड होगा। नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड होता इन हाँ, केस तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल होता। तब एप्लीकेबल होता सर, क्योंकि सर यहाँ पे अगर वो जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो वो वेस्ट हम्म। बंगाल का करेंगे, और हाँ हाँ लेकिन हाँ सर्विस तो हमारी दिल्ली में रेमिट हाँ हुई है, तो हाँ दिल्ली हाँ। तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए जो है हम्म। हमारा ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ओके, सप्लायर सप्लायर किसी भी स्टेट का हो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, सप्लायर चाहे किसी भी स्टेट का हो, बस हमें यहाँ सर रिसिपिएंट को अगर देखना है यही कि। सप्लाई हाँ जी। जी सर, अगर यही सप्लायर ने दिल्ली से वेस्ट बंगाल में सर्विसेज दी हाँ होती तो हाँ हाँ आईजीएसटी लगता, तो यहाँ पे हाँ जीएसटी का टीडीएस लग जाता, बट हाँ क्योंकि सप्लायर दिल्ली का था और सर्विसेज भी उसने दिल्ली में ही दी, इसलिए हाँ। यहाँ पे जीएसटी का टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। ओके, ठीक है। मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। जी, ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम मेरे दो तीन थैंक क्वेश्चन थे। जी बताइए सर। मैम अभी जो आलोक जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे वही था कि मैम नगर निगम, जैसे सपोज दैट 2023 में मैंने बिल इशू कर दिया उसको नगर निगम को, हाँ हाँ। तो 2023 में वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई हो गई, मैंने उस पर टैक्स जमा कर दिया, मुझको जी, पेमेंट मिलता है 2025 में, तो उस पर जी, जो टीडीएस मिलता है, तो मैं उस टीडीएस को ले सकता हूँ? हाँ सर, आप ले सकते हैं। मिसमैच आएगा वहां पर, मगर हम वहां दिखा सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इस पे पे कर चुके हैं। जी, जी। यही सर हम लोग का रिप्लाई ही इसी पॉइंट पे बनता है। हम लोग पूरा उनको रिकंसिलिएशन देते हैं कि इस ईयर मैंने इतना दिया था, इस ईयर इतना, और मेरे टीडीएस में ये अब इस ईयर पे दिख रहा है। सेकंड वन था लेट फीस के अंदर, मैम जो आपने बताया था 25 रुपए, वो टैक्सेबल पे है या जो नील है, नील के केस में क्या है? सर नील के केस में अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि लेट फीस लग रही है। थर्ड वन स्क्रैप वाले में जो आया था मैम की ट्रांजेक्शन पर है, वहाँ 2.5 लाख पे जिसको रजिस्ट्रेशन करना है, सपोज ये दो पार्टी 2-2 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन करती है हर बार, तो पर कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, हाँ जी, तो यानी हम लोग दिखा देंगे। कि सर इस पे तो एम्बिग्विटी है, वो जैसा डिपार्टमेंट क्या व्यू लेती है, डिपार्टमेंट कह सकती है आप अपना मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। नहीं, ओवरऑल लिमिट तो मैम मेरी 4 लाख हो गई है, 5 लाख हो गई, जैसे मैंने 2-2 लाख के 5 ट्रांजेक्शन करे, जी, मेरा 10 लाख का ट्रांजेक्शन तो हो गया एक पार्टी से, जी, तो एज पर एक्ट तो मुझको कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। कराना चाहिए, बट अगर हाँ वो कह अगर रहे हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट मेरा अलग अलग है, सब जी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो क्या ये स्ट्रेटेजी हम बता सकते हैं अपने व्यापारी को? सर आप बता सकते हैं, बट ये एक लूप होल है, हो सकता है आगे चल के गवर्नमेंट कह दे कि हम तो आपका टोटल वैल्यू ही देखेंगे, जी, या तो आप उनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं, जैसे ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते, नॉर्मली रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं इन चीजों में, हाँ 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 वो तो जो सर, हमको जो सप्लाई है या सॉरी टैक्स इनवॉइस है, वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा कि ये जितने का मैंने नहीं सप्लाई। सर ऐसा नहीं करेंगे वो। अगर जैसे 10 लाख का आपकी टोटल सप्लाई हो गई, आपने कहा कि मेरे मेरे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग हुए थे, 2-2 लाख रुपए के, जी, ठीक है, तो वो कहेंगे आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, वरना क्योंकि सर यहाँ तो मुझे खुद को जस्टिफाई करना होगा ना कि मेरे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, तो अगर आपके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट कॉपी दिखाएंगे, तब आप इस प्रोविजन से बच पाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैम था इसका पेमेंट्स पे, जैसे हमारा क्या होता है मैम कि जैसे मैं कोई एक अपना डीलर हूँ, मैं स्क्रैप खरीदता भी हूँ और कहीं स्क्रैप बेचता भी हूँ, जी, तो जो स्क्रैप जब मैं बेचूंगा तो वो जो मेरा टीडीएस काटेंगे, वो हाँ, मेरे रेगुलर वाले रिटर्न्स में आता है जिसमें रेगुलर डीलर, हाँ, जी, और जहां मैं टीडीएस काटूंगा जीएसटी 7 में मैं जहाँ भरूंगा, वहां हाँ, मुझे हाँ। पे करना होता है, तो क्या सेम पेन नंबर पे मैं उसको कैश लेजर को ट्रांसफर कर सकता हूँ कि नहीं? सर वो नहीं हो पाता है ट्रांसफर। तो वहां तो मुझे जमा करना पड़ रहा है ना, तो डबल हो गया ना मेरे पास, वहां पर रिफंड लेना पड़ेगा। तभी तो आपको रिफंड का एक रिफंड के लिए दिया गया है, पर आप ये वहां से रिफंड ले लीजिए। मैम एम्बिग्यूटी और नहीं है इस चीज को कि जब वैसे तो वो कह रहे हैं कि सेम पेन पे आप अपने कैश लेजर को ट्रांसफर कर सकते हैं। जी, 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 बट सर ये हम लोग ने भी एक बार ट्राई किया था, ऐसा कुछ ऑप्शन था, दिख नहीं रहा था। हम्म, क्योंकि होना चाहिए कि सेम पेन है, पेन सेम है, सब कुछ है, तो हम सेम पेन पे हम कैश लेजर सर ये हम लोग रेगुलर प्रोवाइड करते टैक्स हैं। पेयर में तो सेम पैन में कर लेते हैं, बट इसमें नहीं हो रहा था ट्रांसफर। मैम रेगुलर मैं तो टैक्स पेयर हूँ ना, यहाँ पे तो डिडक्टर हूँ, आप सर आप सही कह रहे बाई हैं। बाई ऑफ सर नोटिफिकेशन आया मैं। देखिए, आपके जीएसटी का जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, एक जगह आप डिडक्टर के उसमें
एक जगह आपने डिडक्टर की तरह लिया हुआ और एक जगह आपने सप्लायर की तरह लिया हुआ है, ठीक तो है, सप्लायर टू सप्लायर वाले में हो जाता है, डिडक्टर में नहीं हो पा रहा था। वहां तो वर्ड ये लिखा ही नहीं है ना, वहां तो जी आप बस सही कह रहे सेल्स में हैं, लिखा हुआ है। आप मैं सही ये कह रहे पूछना हैं। था तो मैंने कहा जी थैंक यू। मैम जी संजय सर, मेरे क्लाइंट ने क्या किया था, टीडीएस की जगह रेगुलर में जमा करा दिया टैक्स, और वो ट्रांसफर हो गया था उसमें टीडीएस में। नहीं वो तो हो गया था दुपेन जी, मेरा ये अच्छा अच्छा वहाँ टीडीएस में ट्रांसफर हो गया था वहां से हाँ रेगुलर जी, से। हाँ जी, वो अमाउंट भी बड़ी ज्यादा है, 1.5 करोड़ भी अमाउंट थी। ओके, तो वो मैंने किया, अच्छा अभी मैंने रिटर्न भरी है वो। कहाँ से करके जमा करा दिया था? टीडीएस से मैंने, जो उसने उसके बाद 2 नंबर थे ना, उसके बाद लॉगिन आईडी वो ली थी, उसने गलती से उसी में जमा कर दिया टीडीएस यानी में रेगुलर में जमा किया था उसने? नहीं, सर आप रेगुलर सर आप कैश कैश लेजर ही होगी ट्रांसफर ना, कर पा रहे कैश होंगे, लेजर ट्रांसफर हो जाएगी ना जी। आप कैश से ट्रांसफर कर पा रहे होंगे, बाकी वैसे ट्रांसफर नहीं हो पाता है। नहीं केवल कैश ही तो करना होता मैम, कैश ही करना है ना, मैंने टीडीएस भी कैश तो लेजर कैश ही लेजर करना में ही है आता है ना, नहीं टीडीएस भी कैश लेजर में ही आता है। वो जब चालान जमा कर दिया, जब तक सी वो तो कैश लेजर में ट्रांसफर ही हो सकता है, हो जाता है, ऐसा नहीं होता। मैंने किया है सर, मेरा हुआ है, मेरी रिटर्न वाइस वर्षा एक जगह उसने में गलती से जमा आता करा है। दिया। हाँ जी, अच्छा अच्छा मैम इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर, देखो भाई एक बार पहले इन्होंने हैंडल किया हुआ है आईफोन के नाम से है। आईफोन के नाम से कौन सा जनरल आपने हैंडल किया हुआ है बहुत देर से? आईफोन वाले कौन है भैया जी? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मेरी मैम एक क्वेरी थी कि मेरे ट्रांजेक्शन हुआ, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ यूपी का, और मैंने दिल्ली से माल लिया और दिल्ली से ही भिजवा दिया स्क्रैप, तो क्या इसके ऊपर टीडीएस लायबिलिटी आएगी? ठीक है, हाँ सर आएगी। आएगी, तो रिसिपिएंट को मेरे टीडीएस सर डिडक्ट करके। देखिए टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कब नहीं है, अगर आपके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी दूसरे स्टेट का उस इनवॉइस पे लगा ओके मैम, थैंक यू हुआ थैंक यू है, थैंक यू मैम, थैंक यू। तब एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वरना सीएसआई तीनों में ही आपकी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। राम जी आपने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, प्रणाम सर, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ, मेरा इससे हट करके एक क्वेश्चन है। वो हमारे ईंट भट्ठा का मैन्युफैक्चरर हैं जी और उनको नोटिस आई हुई है, हम 6% टैक्स देते हैं, आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं, बट हमें नोटिस आई हुई है विभाग से कि आपने आरसीएम के तौर पर टैक्स नहीं जमा किया, तो उस पे आरसीएम तो जमा नहीं करना होगा रॉयल्टी ठीक है पर। सर, वो सर ये रॉयल्टी रॉयल्टी का क्वेश्चन हो गया है, और इस पे अभी डिपार्टमेंट से काफी ईंट भट्टे वालों के पास ये नोटिसेस आ रही हैं कि रॉयल्टी पे आरसीएम है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ कि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज ऐसी दे रही है, तो उस पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। नहीं वो है, लेकिन ये तो हमारा एक तरह से कंपोजिशन डीलर हो गया ना, कि 6% टैक्स दे देंगे, कोई आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। जी यदि हम जी आरसीएम के तौर पर टैक्स जमा करेंगे तब तो हमारी आईटीसी बन जाएगी ना। नहीं सर, आईटीसी सर, लेकिन वो आप सर उसमें आपका लॉस ही रहेगा, इसीलिए कहा जाता है कॉम्पोजिशन वाले जब आरसीएम पे करते हैं तो वो उनके लिए लॉस है। यही तो ये जो आपकी एसोसिएशन हैं ये रिप्रेजेंटेशन लेके जा रही है गवर्नमेंट के पास। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी भाई का कोई टीडीएस में सवाल हो, देखिए टीडीएस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नया चीज है, अधिकतर अधिवक्ताओं को पता नहीं टीडीएस के बारे में। किसी का कोई और सवाल हो टीडीएस के लिए प्लीज पूछ लीजिए अभी। मैम इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर, जी इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर टीडीएस प्रोविजन
क्या पोजीशन? सर आपके अगर आपका टीडीएस कटा होगा तो वो आपके टीडीएस रिसीवेबल में आएगा, वहां से आप जाके इसको एक्सेप्ट कर लिया करिए, तो वो आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, फिर आप उसको अपनी आगे की टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हम डिरेक्टर हो सर, अगर मुझे डिडक्ट करना हो उस केस में? सर डिडक्टर के लिए कुछ नोटिफाई की गई है एंटिटीज, जो मैंने अपनी स्लाइड में दिखाई थी, अभी मैं अपनी पीपीटी में शेयर कर दूंगी, तो वो नोटिफाई की गई हैं, सिर्फ वही लोग डिडक्ट करेंगी। ओके। भाई लोगों, टीडीएस के बारे में किसी को और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए टीडीएस के बारे में कि ये जीएसटी टीडीएस है, इनकम टैक्स टीडीएस को सब जानते होंगे। जीएसटी टीडीएस के बारे में फिर से क्लियर कर लीजिए मैडम से। एक सवाल मेरा भी था मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मेरा ये कहना था, जैसे टीडीएस की जो पास्ट डेट में भी छूट गए थे क्लेम करना, तो उनको क्लेम करके कैश लेजर में ले करके फिर से सर आप कभी भी कर सकते हैं। है ना, तो इसमें कोई जी लाइबिलिटी पास्ट डेट में तो नहीं आएगी ना? नहीं सर, कभी नहीं आएगी। जी। सर अगर आपने अपनी उन जिस भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आपने उस पर जीएसटी पे कर रखा है तो आप इसको इजीली रिकंसाइल कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। हेलो और हेलो किसी को सवाल हो? हेलो हाँ बोलिए भैया। जी बताइए सर। हेलो। हाँ बोलिए विनोद भाई, बोलिए। हाँ, मुझे ये दोबारा बताना कौन कौन लायबल है टीडीएस काटने के लिए? सर मैं अपनी स्लाइड ओपन कर दे रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। मैम मैं जी पीपीटी अपनी शेयर कर दीजिएगा, अगर आप रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी सर, मैं शेयर कर दूंगी। तो मैं इन लोगों को पीपीटी आपकी शेयर कर दूंगा, जी तो अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होगी तो जी वहां पे सर, देख। ठीक है सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिडक्टर्स ऑफ जीएसटी टीडीएस कौन कौन है। अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, any an authority or board or any other body set up by an act of parliament or a state legislature established by government with 51% shares, जहां पे भी किसी गवर्नमेंट की 51% शेयर्स हैं, वो सोसाइटी established by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये 6 ऐसी एंटिटीज हैं जिनको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करना है। तो प्राइवेट के लिए तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अकेला रहेगा ना, बाकी तो सारे गवर्नमेंट के ही होंगे। जी जी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी ना ये। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिमिटेड कंपनी। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो फिर पूछ लीजिए प्लीज। जी शैलजा मैडम बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि जो मैम भी अभी बता रही थी कि हम लोगों को पेमेंट पहले मिल जाती है और वो हम अपने रिटर्न में दिखा चुके होते हैं, बट टीडीएस बाद में करता है, तो फिर वो उसको मिसमैच के लिए तो उसका क्या प्रॉब्लम हो, मतलब सॉल्व होगी उसकी? मैम इनवॉइस पहले हम लोग इशू कर देते हैं और उस पर जीएसटी पे कर देते हैं, बट गवर्नमेंट ने मुझे पेमेंट बाद में की, तो वो जी पेमेंट करते मैडम। टाइम जीएसटी का टीडीएस काट करके मुझे पेमेंट करेगी। ठीक तो है सर मैं तो हमें पूछा जाता ना उस बात पर कि आपका जो मिसमैच हो रहा है, जो आपने मंथ ऑफ फरवरी में रिटर्न भरी है उसमें मिसमैच हो रहा है, उसमें आपने इतना दिखाया जी है, जी ठीक जी है, तो फिर हमको पुराना अपना बिल लगा करके दें उनको, कि बिल वाइज मैम अपना प्रॉपर रिटर्न रिकंसिलेशन देना की होगा। मैम इसमें आपको प्रॉपर रिकंसिलेशन देना होगा, जैसे नोटिस आपको आएगी कि इस एंटिटी ने आपका इतना टीडीएस डिडक्ट किया, इसका मतलब आपने इतने अमाउंट की सप्लाई की है, तो आप उनको प्रॉपर एक रिकंसिलेशन बना के देंगी कि मैंने अपने जीएसटी के रिटर्न में इस सप्लाई पे पहले ही टैक्स पे कर दिया है, इस मंथ में इतना इतना टैक्स पे किया है, एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बना के दे देंगी, तो वो सफिशिएंट रहता है। मेरा इसी चक्कर में अभी मेरे मतलब एक पेमेंट मिलनी थी मेरे को, उसमें अगस्त में, वो टीडीएस आया सितंबर में और हमने अगस्त में रिटर्न भर दी थी 21,36,000, बट जब हमारे पास दोबारा आया तो हमने नवंबर में 1 में डालनी थी, लेकिन भूलवश हमने 3 में भी दिखा दिया। अब वो पेमेंट अच्छा को वापस करने के लिए बड़ी आनाकानी करे, और 190 पेमेंट है मैम,
3,80,000 रुपये पेमेंट है। मैम फिर से रिपीट करिएगा, क्या हुआ है? मैम मेरी अगस्त में पेमेंट मिली, मैंने अगस्त में ठीक अपने है। बैंक के हिसाब से जो पेमेंट मिली उस पर मैंने टैक्स पे कर दिया 21,36,000 पर। ठीक है। 8,60,000, 12 लाख समथिंग। बट ठीक वन है। में नहीं गई थी, 3B में हमने भेज दी। पार्टी आई, पार्टी कहती, मैंने 1 नील के भेज दी थी क्योंकि TDS में नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। हमने फिर बाद में जब नवंबर में हमने भेजी, हमने नवंबर में 1 में भेजनी चाहिए थी, मैं सिर्फ 21,36, 3B में नहीं भेजनी थी। बट हमने भूलवश 3B में भी हमने टैक्स जमा करा दिया दोबारा अगेन अच्छा, 21,36। आपने डबल टैक्स पे कर दिया होगा। यस यस यस, अभी मैंने रिफंड तो क्लेम किया है बट वो दे नहीं रहे रिफंड अभी। मैम रिफंड आप प्रॉपर एविडेंसेस के साथ देखिए, वो दे देंगे। नहीं मैम दिए आप मैंने प्रॉपर थ्री, एविडेंस। क्योंकि मेरी 1 में तो 21,36 एक ही बार गई है ना। जी, लेकिन आपने 3B में तो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स हाँ, कर दी है ना। 3B में मेरी 21 दोबारा चली गई, तो उसी तो से मेरा मैम ये, क्लियर हो जाता है हाँ हाँ कि मैंने GSTR 1 में 21,36 एक ही बार हमने दिखाया है ठीक है। और तो 3B मैम में आप हमने 2 इसको बार दिखा एक्सेस दी। पेमेंट ऑफ टैक्स में आप इसको ले सकती हैं। रिफंड कर दिया मैंने जी। रिफंड क्लेम कर दिया, साथ में मैंने 3B और मैंने रिकंसिलेशन ऑफ जो मेरे को 1 पेमेंट लगा मिली दिया है होगा। उसका चार्ट लगा दिया पूरा। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। काफी इंटरैक्टिव सेशन था, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था मैम, जो है जी बताइए सर। मैं विश्वनाथ मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी उपकास। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा आपने इसमें बताया TDS में। इसमें एक मैम जो है, अगर किसी का TDS छूट जाता है तो उसका TDS जैसे रिटर्न फाइल हो गया CSTR 7 में, ठीक है। और कुछ चालान की डाटा छूट गए, नहीं जमा हो पाए कुछ, ऐसे केस में उनके क्या किया जाए? सर आप चलिए। अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और आप उसको नेक्स्ट वाले रिटर्न में भी शो कर सकते हैं। अगर नहीं, आपने कोई गलती कर दी किसी में तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, और अगर कुछ छूट गया है तो आप अपने नेक्स्ट GSTR 7 में उसको शो कर मतलब सकते हैं। वो जैसे अभी मार्च का है और मार्च में डालना है, जी। वो अगर आप अप्रैल कर दिए तो नए फाइनेंशियल चला जाएगा। जी। उस केस में इसमें कोई व्यवस्था नहीं है नहीं सर, ऐसी कि कोई मार्च में व्यवस्था हम नहीं है। एडिशन कर सकें, हम सर नहीं, आपका मॉडिफिकेशन। GSTR 1 ही आ गया है जिसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं 1 में, बट 7 में ऐसा कोई 7 ही नहीं इसमें आया हुआ है। 7 में ये सबसे बड़ी मतलब समस्या है जी। कि अगर अगर कोई चीज छूट गई है तो एडिशन नहीं हो सकती। हाँ सर, ब्याज सर सहित यही ब्याज सेम सहित देना समस्या तो पड़ेगा। आपकी 1 में भी थी पहले, बट अभी जी 1 ही जी आ जी गया है। तो अभी हो सकता है, होप्स हो कि गवर्नमेंट आगे चल के ऐसा कुछ चांस दे। किसी का मतलब अमाउंट अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है गलती से, तो उसका भी रिवीजन नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी नहीं सर, समस्या है एक्सेप्टेंस के बाद नहीं रिवीजन हो सकता। TDS में, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी को लेके जी। है बहुत सारे मतलब सुधार होने चाहिए इसके। सर आप लोग रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट जी को। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किसी भाई का कोई सवाल हो? अगर सबको क्लियर हो गया हो TDS के बारे में, GST में TDS क्या चीज है, किस किस की लाइबिलिटी है, किसकी लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर इसको ही सम अप करें। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है तो पृथ्वी असूल साहब, पृथ्वी असूल साहब जी सर। बैतूल से मध्य प्रदेश। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद सर अच्छा, वोट opportunity ऑफ के थैंक्स लिए। आप करें मैडम का, आज के हमारे और राष्ट्रगान आप करेंगे। उपकाश जी सर, हमारे और वॉइस क्लियर कर लीजिए, अपनी वॉइस क्लियर कर 275वीं लीजिए, थोड़ा जोर से उपकाश बोलिए। वेबिनार के लिए आवाज आ रही है सर? थोड़ा आवाज क्लियर कर लीजिए, आवाज थोड़ा जोर से बोलिए। पट्टी के ऊपर जो है ना जाला लगा हुआ है, ऐसी पट्टी इसके ऊपर ले लो। भैया जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन बंद कर लीजिए अगर आप नहीं हैं। सारे में कर दो, ऐसे इसका साइड में ले लो, कोई बात नहीं, दोबारा साफ हो जाएगा सर। इसके साइड में ले लो है, ये फोटो उतार के कर देना साफ कपड़े से। गैलेक्सी इसके साइड सभी को नमस्कार। उपकाश वेबिनार के हमारे 275वीं वेबिनार के सफल आयोजन में हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे वेबिनार के आज के मुख्य
सीए सुश्री पूजा मिश्रा जी का हम हमारी तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम जिला टैक्स बार एसोसिएशन और हमारे सभी अधिवक्ता मित्रों की ओर से मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे इस सुंदर से में जो आपने बहुत हमें ज्ञान दिया उसके लिए हम आपका बहुत आभार करते हैं मैडम। हम आपके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आप पर वो कृपा बनाए रखे। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी कोई सुंदर से टॉपिक पे आप हमेशा हमारा ज्ञान अर्जन किया करें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। समापन की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथम सत्र के हमारे अंकित गर्ग जी, जिन्होंने शुरू में उद्बोधन में हमारा नॉलेज बढ़ाया, हमारे मित्र, उनका भी हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्री संजय भटनागर जी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हुए शैलेश विश्वकर्मा जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और इस वेबिनार के जनक हमारे हर्ष शर्मा जी, जो जिनके अथक प्रयासों से हम ये 275वीं सफल वेबिनार के आयोजन कर चुके हैं, जिनसे हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत सारे अधिवक्ता मित्र लाभान्वित होते हैं। सर, हम सभी मित्रों की ओर से, अधिवक्ता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर आपका। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हुए हमारे इस वेबिनार से जुड़े समस्त मित्रों का, मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो इस वेबिनार से जुड़कर अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान अर्जन करते हैं और लाभान्वित होते हैं सर। और जिन्होंने हमारे पूजा मिश्रा जी को बहुत ध्यान से सुना, उन सभी को बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं सर, अपने जगह पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आज पधारने के लिए। सुनील मिश्रा जी। भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब ठीक है बहन जी, बिल्कुल अब ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। मस्त रहो, मस्त रहो। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे। वीकनेस बहुत ज्यादा है अभी। आज निकला हूँ पहली बार, ऑफिस में भी चैम्बर में पहली बार बैठा हूँ आज 1.5 महीने में। सुनील मिश्रा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा जब भी कभी आप वेबिनार में बैठे हैं, राष्ट्रगान पे कृपया खड़े हो जाए करें। अच्छा ही लगा। आप सोचते पूरा राष्ट्र देख रहा है आपको। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट, मीट यू। थैंक यू सर। बाय बाय। प्रणाम सर।